Hi everyone, I hope I'm audible. Okay, चलो, there was a glitch. I hope I'm audible, right? आवाज मेरी आ रही है अच्छे से? हाँ, okay. चलो शुरू करते हैं. So today's class will be on the questions from a BHU paper. ठीक है? तो ये पेपर मैंने इसलिए लिया बिकॉज स्पेसिफिकली इस पेपर में हमारे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड BHU की कीज मिलने में थोड़ा सा इशू होता है, राइट? सो बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि BHU के पेपर के आंसर कीज बहुत ज़्यादा एक्सटेंट में अवेलेबल हैं. सो लेट्स सॉर्ट कि इसको ही सॉल्व करते हैं हम लोग. ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन वन वन से स्टार्ट करते हैं हम लोग. ऑलराइट, चल. सो क्वेश्चन नंबर वन, which who was the first one to propose and establish psychology as a scientific study of behavior? क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा इसका आंसर. ओके. हम्म चलिए चलिए, क्विक कमेंट. करेक्ट, इट इज व्हाट? JB वॉटसन, है ना? इट इज JB वॉटसन बिकॉज यहां पे पूछ रहा है व्हाट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर. इट इज JB वॉटसन, इट इज नॉट सी. इट इज नॉट सी. वंट की बात नहीं कर रहा है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर की बात कर रहा है. इट इज नॉट अबाउट कि किसने ये स्टैब्लिश किया कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर है, साइकोलॉजी नहीं. बिहेवियर के फॉर्म्स में पूछ रहा है आपसे. इट इज JB वॉटसन. ठीक है, इट इज नॉट विलियम. ओके. which in which approach of psychology, second हो गया ना. So in which approach of psychology the main premise is that basically the behavior of an individual is governed by brain and nervous system. So brain और nervous system के लिए कौन सा important है बताइए. for the brain and nervous system इसकी स्टडी हम किस में करते हैं? एनी आइडिया? करेक्ट, इट इज न्यूरोबायोलॉजिकल. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी. साइकोफिजियोलॉजिकल में बेसिकली आप लोग फिजिकल और साइकोलॉजिकल चीजों पे ज्यादा फोकस करते हो. कॉग्निटिव इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कॉग्निशंस. ठीक है. न्यू बिहेवियरिस्टिक इज बेसिकली बिहेवियरिज्म स्कूल बट विद न्यू लर्निंग्स. थोड़े से न्यू एडिशंस हो गए थे लॉस को लेके. सो दिस इज बेसिकली न्यू बिहेवियरिज्म, नथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट. What does reappearance of conditioned response that has been extinguished refer to? This is a very important question. Reappearance of conditioned response that has been extinguished. कोई ऐसा response जो extinguish हो चुका है उसका reappearance हो. It is spontaneous recovery. ठीक है? Spontaneous recovery. No, it is not summation effect. It is spontaneous recovery. Clear? क्यों? Reappearance हो रहा है यानी पहले था. So it is reappearing. राइट, जो कि एक्सटिंग्विश हो चुका है, एक्सटिंक्शन हो चुका है. देन आफ्टर अ पीरियड ऑफ सर्टेन टाइम, एक टाइम इंटरवल एलैप्स हो जाता है. उसके बाद इफ यू विल प्रेजेंट द CS, देयर विल बी अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ CR, राइट. बट अगेन इफ यू कीप ऑन प्रेजेंटिंग CS विदाउट एनी UCS तो वो वापस से एक्सटिंक्ट हो जाएगा. सो दैट इज बेसिकली स्पॉन्टेनियस रिकंडीशनिंग. ओके. विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ इमोशन? सेंटर ऑफ इमोशंस किसको बोलेंगे बताइए. सेंटर ऑफ इमोशंस, करेक्ट, इट इज हाइपोथैलेमस. राइट, सो हाइपोथैलेमस इज वन ऑफ द सेंटर ऑफ इमोशंस. क्या क्या और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है? इट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर द होम्योस्टेसिस. फिर हंगर, थर्स्ट, राइट, सेक्सुअल ड्राइव, ये टेम्परेचर रेगुलेशन, ये सारी चीजें आपका हाइपोथैलेमस करता है. थैलेमस इज बेसिकली लाइक अ रिले सेंटर. ये सारे सेंसरी इंफॉर्मेशन का रिले सेंटर की तरह काम करता है. हिपोकैम्पस, very important function in the form of memory consolidation. memory formation, memory consolidation में आपका हिपोकैम्पस का इंपॉर्टेंट रोल होता है. सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? एवरी लोब, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, सारे लोब्स आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं. ठीक है, ओके. दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. The Shatter-Singer theory of emotions differs from the earlier theory due to its emphasis on dash. क्या होगा? बताइए.
क्या होगा इसका आंसर? ओके, करेक्ट, इट इज लेबलिंग एंड फीडबैक, है ना। कॉग्निटिव लेबलिंग वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है if they are asking questions regarding Charter Singer, right? The only difference between James Lang and Charter Singer's theory is that Charter Singer focused more on the social part, more on the cognitive part. वहीं पे जेम्स लैंग ने ज्यादा फोकस फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे किया। ठीक है, ओके। Which of the following is not a characteristic of motivated behavior? So you know motivated behavior क्या होता है? Motivation basically. So which of the following is not a characteristic of motivation? क्या होगा इसका आंसर? बताइए। करेक्ट, इट इज रैंडम ओवर एक्टिविटी, है ना। मोटिवेटेड बिहेवियर इज ऑलवेज अ डायरेक्टेड बिहेवियर, डायरेक्शन होगा ही होगा उसमें। इफ देयर इज नो डायरेक्शन वो मोटिवेटेड बिहेवियर नहीं होगा। फिर ऑटो करेक्शन, इट हैज द एबिलिटी ऑफ ऑटो करेक्शन, ऑटो एडजस्टमेंट, कितना एफर्ट कहाँ पे लगाना है, कब लगाना है, राइट। Increased work efficiency. Obviously, if you are motivated regarding something, you will be high in your efficiency. But it is not randomly over activity. It is a like pre-planned, or you can say it is a planned activity. It's not random over activity. So it is option number 2. Okay. The dependent variable cannot be measured in the form of. ये question बहुत ज़्यादा circulate होता रहता है, right? In Telegram groups and like in fact my student, ये क्वेश्चन बहुत ही सर्कुलेट होता रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज एक्चुअली ऑप्शन नंबर 4, लेटेंसी ऑफ रिस्पॉन्सेज। बट द प्रॉब्लम इज कि ये पेपर एक्चुअली 2015 का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, इट इज ऑफ 2015 एंड उस टाइम तक उतना कॉमन नहीं होता था लेटेंसी को मेजर कर पाना। लेटेंसी बेसिकली मीन्स हिडन फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सेज, लेटेंट मीन हिडन। अब प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम पे दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट मच रिलेवेंट बिकॉज नाउ यू कैन ऑल्सो मेजर डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ लेटेंसी ऑल्सो, राइट। लेटेंसी का मतलब होता है बेसिकली हिडन वेरिएबल्स, हिडन रिस्पॉन्सेस। तो उनको भी आज हम लोग बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से हम मेजर कर सकते हैं। बट अगेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 10 years बैक इट वॉज अ रेलेवेंट क्वेश्चन। ठीक है, ओके। Which of the following is not a characteristic of hypothesis? Hypothesis का कौन सा characteristic नहीं है इसमें से? It should be a positive statement. It should have limited number of consequences. It should be parsimonious. Parsimonious का मतलब होता है simple. Simple, right? It is parsimonious. It should be testable. तो ये correct है. Option number 4. Option number 3 is also correct. Option number 2 is also correct. Option number 1 is wrong, right? जरूरी नहीं है कि हाइपोथेसिस आपका पॉजिटिव ही हो। वेरी गुड, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो नेगेटिव या पॉजिटिव ही हो, इट कुड बी इन एनी फॉर्म, है ना। तो इट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देन इन काउंटर बैलेंसिंग मेथड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट इन काउंटर बैलेंसिंग मेथड ऑफ कंट्रोलिंग एक्सट्रेनियस वेरिएबल द इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंट्रोल्ड? So you know counterbalancing is a method to control or eliminate extraneous variable in which we basically reverse the order of the conditions in which participant is receiving the interventions. तो जिस भी ऑर्डर में पार्टिसिपेंट हमारा इंटरवेंशंस को रिसीव कर रहा होता है हम उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। इफ द पार्टिसिपेंट इज रिसीविंग इन ऑर्डर फॉर्म ए बी सी डी, सो विल रिवर्स द ऑर्डर एंड विल कॉल इट डी सी बी ए। हम ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा बेसिकली डिफरेंशियल ट्रांसफर। एक्सपेक्टेंसी को खत्म कर देगा, फटीग को भी खत्म कर देगा, यू विल नॉट फील बोर्ड, हैबिचुएशन भी नहीं देगा। बट जो डिफरेंशियल ट्रांसफर होता है दैट इज बेसिकली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टास्क व्हाट ही इज डूइंग, है ना। कि कोई चीज आपने सीख ली है एंड नो मैटर हाउ मच यू कैन लाइक intervene or distract yourself, you have at least some amount of learning which will be carried over. This is known as differential transfer. It is option number 4. Then the most marked feature of single group design is, क्या होगा? इसका कई जगह पे आंसर 3 दिया होता है, राइट। कंट्रोल ऑफ सब्जेक्ट वेरिएबल है, मैंने बहुत पहले पेपर सॉल्व करा दिया था तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया था की वजह से मैंने इसको 3 बोल दिया था, बट इट इज नॉट एक्चुअली 3, है ना।
फिर मैंने उसको, मुझे थोड़ा सा डाउट लगा, वन डे आई वाज सॉल्विंग दिस पेपर, मुझे हल्का सा डाउट लगा इसका आंसर 3 कैसे हो सकता है, राइट? सो इट इज नॉट 3 एक्चुअली, ठीक है? क्या हो गया इसका आंसर? 4. ओके, द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली 1, सिंप्लिसिटी एंड केसेस ऑफ कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, राइट? सिंगल ग्रुप डिजाइन में यू कैन नॉट कंट्रोल द सब्जेक्ट वेरिएबल्स बिकॉज यू डोंट हैव एनी कंपेरेबल अदर ग्रुप्स। आपके पास केवल एक सिंगल ग्रुप होता है, आपके पास किसी भी तरह का कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है जिससे यू कैन चेक ऑन द सब्जेक्ट वेरिएबल्स, राइट? दूसरी चीज, द वेरी बेसिक एंड मोस्ट क्रुशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस SGD is its simplicity. सिंपल से एक ग्रुप होता है आपके पास, you can give them interventions, you can give them different treatments and etc. So you are conducting a very simple experimental design. So this is like marked feature for SGD. ठीक है? It is option number 1. Clear? Okay. Then, which of the following is not a feature of factorial design? So factorial design could be in 2 by 2, 2 by 3, 5 by 4, 6 by 6. These are factorial designs आपके होते हैं. क्या होगा इसका आंसर? कौन सा फीचर नहीं है? नॉट. एट दैट टाइम यूनिवर्सिटीज वर सो मच फॉन्ड ऑफ दिस नॉट वर्ड. बहुत सारे क्वेश्चन वो नॉट करके ही पूछते थे, है ना, कि एलिमिनेट करने में प्रॉब्लम. क्या होगा? इट इज ऑप्शन नंबर 4. वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग स्टडी. नो, फैक्टोरियल डिजाइन्स टेक टाइम. कॉमन सेंस यूज करो. यू आर यूजिंग सो मेनी वेरिएबल्स, you are having so many experimental groups, you are having so many levels of the variables, so obviously it will take more time to conduct studies, है ना? That is option number 4. Then, which of the following graphical presentation is not appropriate for representing a continuous variable? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये. This is the important question. बताइए क्या होगा अगर किसी कंटिन्यूअस वेरिएबल को आपको रिप्रेजेंट करना है, सो कौन सा ग्राफ नहीं यूज करोगे आप? बताइए. Correct. It is. Some are giving the right answer. Very good. It is pie diagram. Right. Frequency curve and ogive. They basically are almost similar thing, right? Frequency curve is basically which is formed on the basis of frequency. एक ऐसा ग्राफ जो आपका फ्रीक्वेंसी के ऊपर बनता है. Ogive is a graph which is formed on cumulative frequency. ठीक है? So एक होता है frequencies. Frequency is basically what? How many number of times something is getting repeated. ठीक है, ये frequency होता है. Now cumulative frequency is basically additions of all the frequencies in a cumulative manner. ये cumulative graph होता है. तो ogive या ogive कहीं भी लिखा हो तो confuse मत होना. That is basically a cumulative frequency curve, है ना? तो frequency curve, ogive, histogram, histogram मतलब ब्लॉक की तरह होते हैं, right? ये सारे की सारी चीजें किसमें यूज होती हैं? कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए. ओनली पाई डायग्राम इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट अलग डिफरेंट वेरिएबल्स. जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए आपका पाई डायग्राम यूज होता है. जैसे मेल एंड फीमेल, हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल स्टडी इन इंडिया, राइट? 70% मेल, 60% फीमेल, आपने पाई डायग्राम के हिसाब से दिखा दिया बिकॉज दे आर डिस्क्रीट वेरिएबल. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इससे आपके न्यूमेरिकल भी आ सकता है. What is the correct formula for calculating the combined mean? अगर आपको combined mean निकालना है तो करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल के फॉर्म में आ सकता है. बताइए. क्वेश्चन नंबर 30 क्या आंसर होगा? ओके, 3. करेक्ट. इट इज ऑप्शन नंबर 3, mx into nx. यानी कि you will get the total number of score for group first. Then my into ny, you will get the total number of score for group 2. Then mz plus mz into nz, you will get the total number of scores for your what? Group 3rd. एंड आपके पास सारे टोटल एडिशंस ऑफ स्कोर आ गए तो यू विल डिवाइड इट विद द टोटल नंबर ऑफ पीपल.
टोटल नंबर ऑफ पीपल क्या हो जाएगा, nx प्लस ny प्लस nz। करेक्ट, इट इज ऑप्शन नंबर 3। ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन। दे विल गिव यू वैल्यूज एंड आपको बोलेंगे ग्रुप मीन कैलकुलेट करो। Which of the following is the most stable index of variability? सबसे stable index of variability कौन सा होता है? Again, this is a very good question. बताइए क्या होगा इसका आंसर? Index of variability means basically those indexes which show the dispersion of data, variability of data, spread of data. ये सब जो दिखाते हैं इनको बोलते हैं हम लोग index of variability. इंडेक्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मीन, मीडियन, मोड, ये सब होते हैं। क्लियर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? टू 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 करेक्ट। सबसे स्टेबल इंडेक्स होता है बेसिकली आपका 2, बिकॉज ये कहीं ना कहीं सारी वैल्यूज को कंसीडर करता है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में ये पूछें विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द आउटलायर्स, तो उसका आंसर हो जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन, बिकॉज क्वार्टाइल डेविएशन आपके इवेंचुअली मीडियन पे काम करता है एंड मीडियन आपका सबसे लीस्ट अफेक्टेड होता है किसके लिए, आउटलायर्स के लिए। तो स्टेबल ओवरऑल वैल्यू सब कुछ हमें कौन बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ पूछा जा रहा है दैट विच इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन। वेरी गुड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग एफ वैल्यू इन वन वे अनोवा? सो अनोवा इज बेसिकली व्हेन यू हैव वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन वे अनोवा की बात कर रहा हूं, when you have one independent variable and that IV has been broken into more than 2 levels. अगर 2 ही लेवल पे टूटा है तो you will use t test, जैसे gender is 1 IV, 2 ही लेवल्स पे टूटा है, मेल एंड फीमेल, you will use t test। लेकिन what if 3 लेवल्स पे टूटा हो, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर्स, सो आप यहाँ पे t test लगाओगे बट बहुत मुश्किल होगा। सो फॉर द एफिशिएंसी विल हैव वन वे अनोवा। क्लियर? सो उसका वेरिएंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, एफ वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर 1, बिटवीन ग्रुप वेरिएंस अपॉन विद इन ग्रुप वेरिएंस, और लार्जर ग्रुप वेरिएंस अपॉन स्मॉलर ग्रुप वेरिएंस। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 3 में अगर रिवर्स हो जाता तो सही हो जाता, लार्जर अपॉन स्मॉलर या फिर बिटवीन अपॉन विद इन। विद इन ग्रुप वेरिएंस इज ऑल्सो नोन एज एरर वेरिएंस। एरर वेरिएंस हम लोग इसी को बोलते हैं अनोवा में। क्लियर? ओके। Then, in a normal probability curve, what percentage of cases lie between +1 sigma and +2 sigma? बताइए क्या होगा इसका आंसर? +1 से +2 के बीच में कितने % पॉपुलेशन लाई करती है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन सीबीटी बहुत पूछता है ना। दिस इज यू कैन से अ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इट इज, ऑल दिस में कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। इफ यू लाइक नो द वैल्यूज तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते हो। बताइए। ओके, some are saying 3, 2, okay, 68% fair, and 3 correct, it is basically 3, right? +1 से +2 पूछ रहा है, right? so मीन से +1 कितना होता है, 34, right? +1 से +2 almost 13%, 2 से 3 almost 2%, right? so it is option number 3, 13.59, almost 13%. then Pearson's correlation between two sets of scores for the same group of person cannot be computed, है ना, not be computed under which of the following conditions? So अगर आपको किसी कंडीशन में Pearson's correlations लगाना हो, so which is not a condition जहां पे आप उसको नहीं लगा सकते हो, क्या होगा इसका आंसर? ओके, इट इज फर्स्ट, राइट। स्कोर्स अगर ऑर्डिनल लेवल पे होंगे तो बच्चा आपका पियर्सन्स नहीं लगेगा, इट इज व्हाट, कब लगेगा, स्पीयरमैन लगेगा। सो इफ द डेटा इज एन ऑर्डिनल लेवल आपका स्पीयरमैन लगता है। बाकी आपके एनपीसी को फॉलो करना चाहिए, करेक्ट फॉर द पियर्सन्स। लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, करेक्ट फॉर द पियर्सन्स। बोथ सेट हैव कंटिन्यूअस, करेक्ट फॉर द पियर्सन। ये सारी चीजें करेक्ट हैं, बट स्कोर्स आपके इंटरवल या रेशियो स्केल होने चाहिए, बेसिकली कंटिन्यूअस स्केल। इट इज ऑप्शन नंबर 1। चलो, इन द रेग्रेशन इक्वेशन, ऑल्दो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो,
ये क्वेश्चन आपके पेपर का पार्ट नहीं है। अर्लियर इट वाज यूज्ड टू बी इन सिलेबस, ठीक है। इसका ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो सकता है, बट मैं इसको अननेसेसरी एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज ये पार्ट नहीं है। सो आई बिलीव कि अभी इस टाइम पे आपको कुछ भी अननेसेसरी नहीं पढ़ना चाहिए विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस इवेंचुअली। So if you know just this thing that what is regression, so I'll explain you what is regression. Regression is just like a correlation but in advanced form. So with regression, you can predict some values of a variable based on the current data you have. So if there are two variables and they are correlated and you want to know if I'll add this change in variable A, how much change will I see in the variable B. ठीक है, अगर आपको इस तरह के सिचुएशन देखने हैं then you can use regression. So regression goes one step further from correlations. Correlations केवल आपको relationship बताएंगे दो variables के बीच में, right? But regression will also tell you that change in this variable will make change of this much in the other variable. तो ये regression होता है आपका, clear? तो आपको regression क्या होता है ये पता होना चाहिए, बाकी इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। Then, which of the following is not a characteristic feature of development? बताइए, डेवलपमेंट का कौन सा फीचर नहीं है? क्या होगा इसका आंसर? लैक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ईच फेस कैरेक्टराइज्ड बाय पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, ट्रू। डेफिनेट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स, ट्रू। इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय द मैच्योरेशन, ट्रू। तो ऑप्शन नंबर ए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, लैक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं होता। सबका डेवलपमेंट थोड़े बहुत अलग होता है। ओवरऑल इट इज प्रेडिक्टेबल, ओवरऑल इट इज जनरल, but we have small individual differences in our development. It is A. Okay, then ingestion of which of the following by pregnant mother does not have a damaging effect on the development of fetus? This question is very easy, I'm assuming, but इसका जो concept है वो बहुत ज़्यादा important है। Concept is teratogene, ठीक है। तो teratogene को अच्छे से पढ़ लेना, this is a very important एंड दीज डेज टेराटोजीन से बहुत सारे केसेस इंडिया में प्रेवलेंट हो रहे हैं जो कि आपके अबॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। बहुत सारे केसेस में फीटल इंजरी हो रही है। सो टेराटोजीन इस टाइम पे बहुत कॉमन चल रहा है, राइट? इन पे रिसर्चर्स बेसिकली, सो देयर इज अ हाई चांस कि टेराटोजीन से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट? करेक्ट, इट इज कैल्शियम। सो कोकेन, बार्बिचुरेट्स, निकोटीन, ये सारे एक ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं व्हिच कैन अफेक्ट द फीटल। लेकिन कैल्शियम इज अ हेल्दी थिंग। हाँ, ऑब्वियसली ओवरडोज करोगे तो प्रॉब्लम होगी, बट कैल्शियम इन नॉर्मल डोजेस ये हेल्दी होता है। कोकेन, बार्बिचुरेट, निकोटीन नॉर्मल छोड़ो, किसी भी कंडीशन में बेबी के लिए हार्मफुल होंगे। क्लियर? चल, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल सी यू सून टुमारो। होपफुली इफ आई एम लाइक नॉट ट्रैवलिंग, मुझे कहीं जाना है, इफ आई एम अवेलेबल तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज विल सी यू ऑन 11th। क्लियर? तो अभी के लिए आप लोग इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए इस पेपर को, रिवाइज करिए एंड कीप ऑन सॉल्विंग एमसीक्यूज, कीप ऑन रिवाइजिंग एंड प्लीज डू नॉट रीलर्न थिंग्स, कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स। ऑलराइट,